कर देती हूँ। सातवीं क्लास के 19वां सबक शेरशाह सूरी। ये आपका एक तारीखी सबक है। इसके मकासद क्या हैं? इस्लामी तारीख और हुक्मरानों के अखलाको किरदार से वाकिफ हो सकें। दूसरी चीज़ एक मिसाली मुआशरे के क़याम की ज़रूरत को महसूस कर सकें कि एक मिसाली मुआशरा क्यों ज़रूरी है। नंबर 3, कहानी लिखने के बुनियादी नुकात सीख सकें। यह हमारा वही ग्रामर का और कवायदनामे का काम है। मालूमात देख लें नीचे। ज़मीन खुदा की मिल्कियत, ये इसकी हेडिंग है। ज़मीन खुदा की मिल्कियत समझी जाती थी, इसलिए बाज़ बादशाह फौजी सरदारों को तनख्वाह की बजाय किसी मखसूस इलाके से टैक्स वसूल करने की इजाज़त देते थे जो इलाके ने हुकूमत को देना था। ये इलाका उस सरदार की जागीर कहलाता था। उसके मरने पर जागीर किसी दूसरे सरदार को मिलती थी, ना कि मरने वाले के लड़के को। शेरशाह सूरी और बाज़ दूसरे बादशाहों ने इसकी बजाय नक़द तनख्वाह देना बेहतर समझा। वहाँ पर बादशाह जो है, वहाँ ज़मीन के ऊपर जो उन्होंने टैक्स जो है मखसूस कर दिया होता था वो लेते थे, और इन लोगों को तनख्वाह नहीं देते थे, बल्कि क्या, ये इलाका आपका है, इसको आप चलाओ, बस आपको हुकूमत जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है उसके एवज़ आप कुछ टैक्स अदा करोगे हुकूमत को। ठीक है। अच्छा देखें, आपको पढ़ते हुए क्या काम करना है। मज़मून के हर हिस्से के लिए उन्वान मुंतखब करके पैराग्राफ के शुरू में दी गई मुनासिब खाली जगह में लिखना है। ज़राअत, खात्मा, फौजी बंदोबस्त, कानून की हुक्मरानी, रफ़ाए आमा और तिजारत, ये यहाँ पर इन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं। आगे पैराग्राफ दिए हुए हैं, उसके अंदर देखें, उन तमाम उसूलों के नीचे ख़त खींचें जो आपके ख्याल में एक अच्छे मुआशरे के क़याम में मदद कर सकते हैं। आपको उन बातों के नीचे ख़त भी खींचना है कि कौन कौन सी चीज़ें एक अच्छे मुआशरे के क़याम में आपको मदद कर सकती हैं। दूसरा, हर पैराग्राफ में आप देखें, यहाँ पर लाइन बाकी है, ये इन्होंने दिया हुआ है इस पैराग्राफ का टॉपिक, और जो उन्वान है टॉपिक, ये ऊपर इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बयान कर दिया है यहाँ। इनमें से आपको मुंतखब करके यहाँ पर लिखते चला जाना है जितने पैराग्राफ आएंगे हमारे पास। ठीक है। शेर शाह का कौल था कि अदल तमाम फ़ज़ाइल हसना का ज़ेवर है। फ़ज़ाइल हसना, जितने भी आप नेक काम करते हो उसकी जो फजीलत है उसमें जो है अदल सबसे ऊपर है। उसने जा बजा अदालत की कचहरियां कायम की और ख़ुद अदालत का ऐसा शौकीन था कि जब कोई सितम रसीदा उसके दरबार में आता तो सब काम छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जह होता, और जालिम को खा वो उसके बेटों, अजीज़ों या अमीरों ही में से क्यों ना होता, बग़ैर सज़ा के ना छोड़ता। ये शेरशाह सूरी का इन्होंने जो है तारुफ पेश किया है। इसके बाद अब आपका बाकायदा पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है। राहज़नी और चोरी के इंसदाद के वास्ते शेरशाह ने यह कानून बनाया था कि अगर चोर और राहज़न माल के गिरफ्तार ना हो तो जिस कदर माल चोरी किया हो उसकी कीमत उस मकाम के मुकद्दम से दिलाई जाए जहां चोरी या राहज़नी हुई हो। एक आया है इंसदाद,
शेर शाह सूरी ने जो कानून बनाया था वो ये था कि जिस इलाके में भी चोरी हुई है, या तो वहाँ का जो मुकद्दम है, वहाँ का जो इंतज़ाम चलाने वाला है, वो चोर को माल समेत, माल के साथ अगर गिरफ्तार कर लेता है जब तो ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इंसदाद चोरी के लिए, इंसदाद रोकथाम, चोरी के रोकथाम के लिए शेर शाह ने क्या कानून बनाया था कि उतना ही माल जो चोरी हुआ है वो उस मुकद्दम से जिसका माल चोरी हुआ उसको दिलवाया जाएगा। जिस इलाके में चोरी हुई है, जिस भी इलाके में चोरी हुई हो, वहाँ का जो इंतज़ाम देखने वाला है उसकी जिम्मेदारी है या तो वो चोर को पकड़े, वरना अपने पास से उतना माल जिसका चोरी हुआ है उसको दे, क्योंकि हिफाजत करना आपका काम है, आवाम का काम नहीं है। ये चोरी की रोकथाम के लिए शेर शाह ने कानून बनाए थे। अगर मकाम के तयन में इख्तिलाफ हो तो चारों हुदूद के मुकद्दमों से चोरी का मुआवजा दिलाया जाए। गिरफ्तारी की हालत में चोरों को शराय मोहम्मदी के मुताबिक सजा दी जाए। अगर मुजरिम पकड़ा गया है तो जो कानून कहता है, कौन सा, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लामी जो कानून था, उसके जिस भी जुर्म में पकड़ा गया हो तो फिर उसके मुताबिक सजा दी जाए। वरना और अगर ये भी फैसला नहीं हो रहा है, मिसाल के तौर पर ऐसी जगह पर चोरी हो गई जहाँ बॉर्डर लगता है, अब यहाँ वाला बोलेगा ये इलाका मेरा नहीं है, उधर वाला बोलेगा मेरा नहीं है, मशरिक वाला भी इनकार करेगा, मगरिब वाला भी इनकार करेगा, शिमाल वाला भी, जुनूब वाला भी। तो शेर शाह सूरी ने क्या कानून बनाया था कि अगर ऐसा हो गया और ऐसी जगह हुई तो ये जो चारों जगह के मुकद्दम हैं, यहाँ के जो इंतज़ाम देखने वाले हैं, फिर ये चारों मिलकर उस चोरी के बराबर माल 4 हिस्से बराबर बराबर देंगे। मकसद ये कि जो आम आवाम थी उनका नुकसान कहीं से भी नहीं होना चाहिए, उनको मिल जाए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अगर हम नाकाम होते हैं तो हमारी गलती है, गलती हमारी है तो नुकसान भी कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। अगर कोई कत्ल हुआ हो और कातिल पकड़ा ना जाए तो आमिल मुकद्दमों के जरिए से उसका पता लगाएं। एक मर्तबा अटावा के करीब एक कत्ल हुआ। मकाम कत्ल की निस्बत के किसकी हद में है, मुकद्दमों में झगड़ा था। जब कातिल का पता ना चला तो मुकदमा शेर शाह तक पहुंचा। कत्ल तो हो गया है, अब सब लोग जिम्मेदारी कबूल करते हुए डर रहे हैं, पता है कि सख्त सजा भी मिलेगी, और अगर हमने अपने एरिया में इसे ये ऐलान कर दिया कि हमारी हुदूद है, फैसला मान लिया ये हमारी हुदूद है, तो जवाबदेह भी हमें होना पड़ेगा। इसलिए कोई इस फैसले को, वो उस हुदूद को अपने इलाके में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मान नहीं रहा था। तो शेर शाह तक ये बात पहुंच गई। शेर शाह ने क्या किया है, बादशाह ने खुफिया तौर से 2 आदमी मुतय्यन किए कि मकाम मुतनाज़ा पर पहुंचकर एक दरख्त काटें और जो शख्स बना करे उसको गिरफ्तार करके दरबार में भेज दें। मकाम मुतनाज़ा, ये लफ्ज निकला है तनाज़े से। तनाज़े का मकसद 2 चीजों के बीच फैसला ना हो पा रहा हो, झगड़ा हो कि ये है या नहीं है, हमारी है या तुम्हारी है। जब ये दोनों आदमी वहां पहुंचे और दरख्त काटना शुरू किया तो एक मुकद्दम ने आकर रोका, वो गिरफ्तार करके बादशाह के रूबरू लाया गया। बादशाह ने ये तजवीज़ क्यों रखी थी, क्योंकि अभी तो कोई मुकद्दम मान नहीं रहा है कि कत्ल किसने किया है। उसने बोला कि आप जाके उस जगह पे दरख्त काटो, जैसे ही दरख्त काटोगे जो रोकने आएगा वहां पर वो लाजमी वहां का मुकद्दम होगा, उसे पकड़कर गिरफ्तार करके ले आना। ये बादशाह के मुतय्यन किए हुए आदमी थे, ये भेजे इसीलिए गए थे। उन लोगों ने क्या करा, दरख्त काटा और जो मुकद्दम आया उसे पकड़कर ले आए। शेर शाह ने उससे कहा कि इतने फासले पर एक दरख्त काटने की तो तुझे खबर हो गई, मगर एक आदमी का गला कटने की खबर नहीं हुई। हुक्म दिया कि उस गांव के तमाम मुकद्दम
कैद किए जाएं। अगर वो 3 दिन के अंदर कातिल को पैदा ना करें तो उसके एवज में वो कत्ल किए जाएंगे। आखिर दूसरे ही दिन कातिल का पता चल गया और मुकद्दमों ने कैद से रिहाई पाई। इसी अदालत की सख्त गिरी की बदौलत उसके अहद में राहजनी या दीगर जराइम बहुत कम होते थे। राहजनी लूट मार रास्ते में जो आते जाते होती है। ये एक पैराग्राफ आपका पूरा हो गया। इसके लिए आपको जो ऊपर उन्वानात दिए गए थे उसमें से कोई एक उन्वान मुंतखब करके लिख लेना है। दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है यहाँ से, दूसरा हिस्सा। शेर शाह को ज़राअत की अफजाइश और हिफाजत का बहुत ख्याल रहता था। ज़राअत समझते हैं ना, उसकी अफजाइश क्या होती है ज़राअत? कोई बताएगा हैंड रेस करके? जी हाँ, खेती बाड़ी। तो शेर शाह को उसकी अफजाइश यानी कि उसकी जो परवरिश है, नशोनुमा, देखभाल, उसको बढ़ाना, फसल में इजाफा करना, उसकी हिफाजत करना, इससे शेर शाह को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वो इसका बहुत ख्याल रखता था। उसका हुक्म था कि मेरे ममालिक महरूसा में हर साल पैमाइश हो। ममालिक महरूसा मातहत ममालिक यानी कि उनके ज़ेरे नगीन, उनके ज़ेरे साया। बादशाह तो ऊपर शेरशाह सूरी है, उनके नीचे जितने काम करने वाले हैं उन तमाम ममालिक में क्या हो, हर साल पैमाइश हो। उसी पैमाइश के बामुजिब जिन्स की सूरत में माल गुजारी वसूल की जाती थी। बामुजिब जिन्स, जिन्स की जमा अजनास, इसकी जमा क्या है? अजनास। ये लफ्ज आपने अक्सर सुना होगा जब हमारे मुल्क की पैदावार की बात होती है। कौन सी लाइन पढ़ी थी मैंने? उसी पैमाइश के बामुजिब जिन्स की सूरत में माल गुजारी वसूल की जाती थी। हर साल मुल्क के पैमाइश होती थी, फिर जो रकबा बनता था खेती बाड़ी का, उसके हिसाब से उस मुल्क से जो बामुजिब उसी के हिसाब से जिन्स पैदावार, जो वहाँ पर फसलों की पैदावार होती थी, फिर उसी के हिसाब से ये जो आपके माल गुजारी है उस पर जो टैक्स वगैरह होता था जो हुकूमत को अदा करते थे ये लोग, वो उसी के हिसाब से काउंट करके फिर लेते थे। ऐसा नहीं है कि एक साल ज़्यादा थी, खेती बाड़ी लोग ज़्यादा कर रहे थे, जितना टैक्स इस साल दिया है अगले साल भी इतना ही दो। जी नहीं, अगर अगले साल कम लोगों ने या कम एरिया पर खेती बाड़ी हुई है तो अगले साल टैक्स भी कम लिया जाएगा। अगर ज़्यादा हुई है तो आपने ज़्यादा कमाया है, अब आप ज़्यादा हुकूमत को भी अदा करें। उसने तमाम मुल्क को परगनों में तकसीम कर दिया था। परगनों, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे जिलों में, छोटे छोटे एरियाज में तकसीम कर दिया था। हर परगना के वास्ते एक कानून गो मुकर्रर था। परगना का तमाम ज़राती हिसाब किताब उसके ज़िम्मे था। इलाका बांट दिया, वहाँ पर एक हिसाब किताब रखने वाला, जैसे आप मुंशी समझ लें, वो बिठा दिया और वो पूरा हिसाब रखता था। एक अमीर, एक फौजदार, एक खजांची, एक कारकुन, हिंदी नवेस, एक फारसी नवेस हर परगना में मुतय्यन रहता। यानी कि वहाँ की जो ज़रूरियात थी, वहाँ पर हिंदी में लिखने वाला भी, फारसी में लिखने वाला भी जो उस वक्त की ज़रूरत थी, एक खजांची जो वहाँ पूरे साल का हिसाब रखता, एक फौजदार जो उसका सारा निज़ाम देखता था, एक कारकुन यही जो हिंदी और फारसी का। हर सरकार में एक सदर फौजदार और एक
सदरुल सुदूर रहता था। सदरुल सुदूर वहाँ का इंसाफ करने वाला आला दर्जे का मुंसिफ, उसे ढूंढकर सदरुल सुदूर एरिया के जो मसाइल आएंगे पूरे साल के अंदर, वो कौन देखेगा? ये सदरुल सुदूर के जिम्मे था। सदरुल सुदूर के जिम्मे था कि उम्माल के मजालिम और बेदात से रियाया को बचाते रहें। उम्माल यहाँ पर इन्होंने लोग तो छोड़े हुए हैं निज़ाम चलाने के लिए, उसके बावजूद उसके ऊपर एक सदरुल सुदूर है कि ऐसा नहीं हो वो इन लोगों के ये मजालिम रियाया पर पढ़ना शुरू हो जाएं। वो देखेगा। उम्माल उन्हीं को कहते हैं। उम्माल ये जो यहाँ के आपके ओहदेदार वगैरह हैं ये, और मजालिम बेदार, मजालिम जुल्म करने को और बेदाद नाइंसाफ़ी बेइंसाफ़ी। ऐसा नहीं हो कि यहाँ के लोग, यहाँ के उम्माल, यहाँ के निज़ाम चलाने वाले आम रियाया के साथ नाइंसाफ़ी शुरू कर दें। हर इलाके में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, वहाँ का एक पूरा अलग से निज़ाम भी बना दिया था। जब बात उससे आगे निकलती थी तो फिर शेरशाह सूरी तक या बादशाह तक पहुँचती थी, वरना ये लोग वहाँ पर खुद ही निपटा देते थे। साल 2 साल के बाद आमिलों का तबादला हो जाता था। साल 2 साल ऐसा नहीं है वहाँ पर एक जो आमिल है वो वहीं पर रहे, क्या करते थे? तबादला कर देते थे। तबादला, अच्छा मैंने नहीं। यहाँ से उठाकर दूसरे इलाके का आमिल मुकर्रर कर दिया। अभी एक आपका अगर शाह फैसल है, एक लांडी है, एक कोरंगी है, एक डिफेंस है। डिफेंस का कोरंगी में भेज दिया, कोरंगी का लांडी में भेज दिया, लांडी का शाह फैसल में। सब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए, एक जगह नहीं रखे। लश्कर के कूच की हालत में बादशाह खुद ज़राअत की हिफाजत करता, यानी कि अगर लश्कर कूच कर रहा है, जा रहा है, तो घोड़े हाथी सफर करने वालों में क्या होता था? फसलें रोंदी ना जाएं, तो बादशाह खुद निगरानी करता था खड़े होकर के फसलों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी सिपाही से जरा भी ज़राअत का नुकसान होता तो उसको नहायत सख्त सजा देता था। अगर किसी मजबूरी से ज़राअत पामाल होती तो उसका काफ़ी मुआवजा दिया जाता था। मजबूरी यह है कि यही रास्ता है जाने के लिए और यहाँ फसलें खड़ी हुई हैं, लश्कर को गुजरना भी है, तो फिर वो क्या करते थे? जिसकी ज़मीन होती थी, जो वहाँ फसल उगाई हुई होती थी, उसको एक अच्छा मुआवजा अदा किया जाता था कि भाई आपका नुकसान हुकूमत से हुआ है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, लेकिन हमारी मजबूरी और आपको इसका मुआवजा देंगे। दुश्मन के मुल्क में भी शेर शाह के लश्कर को हर किस्म की रसद कसरत से मिल जाती थी और उसका मुल्क ऐसा सरसब्ज़ो शादाब था कि कहत का तो क्या जिक्र, कभी गल्ले की गिरानी भी नहीं हुई। क्या मैंने गल्ला तो नहीं पढ़ दिया? गल्ले की गैन से। शेरशाह सूरी जिस मुल्क में दूसरों में जाते हैं या जो भी, तो अव्वल तो वहीं से उनको रसद, यानी कि आपका जो ज़ादे राह है, खाने पीना और दूसरे माल मवेशी जो भी था वो वहाँ से मिल जाता था, रसद मिल जाती थी। उसके अलावा इसका अपना जो मुल्क था वो भी इतना सरसब्ज़ो शादाब था कि यहाँ पर कहत नहीं लिखा मैंने, कहत पड़ जाना, यानी कि चीज़ों की कमी हो जाना, बिल्कुल लोगों का फाके हो जाना। खाने के लिए 10 लोग हैं और सिर्फ वहाँ पर 2 लोगों को खाना मिलना या 2 लोगों का खाना 10 लोगों में तकसीम करना, तो क्या आएगा? लोग भूखों से मरने लगते हैं। इसे कहते हैं कहत या कहत साली। तो कहत का तो क्या जिक्र है, कभी गल्ले की गिरानी भी नहीं हुई। गिरानी यानी कि कमी, थोड़ी बहुत भी कमी नहीं हुई।
इसके मुल्क में, क्योंकि इंसाफ पसंद बादशाह था, सख्ती रखता था, तो जब नाइंसाफियाँ नहीं होंगी तो कोई अगर आफत आ जाए तो आ जाए, वरना और कोई वजह नहीं होती कि लोग गल्ला जो है लेकर उसको स्टॉक कर दें, छुपा दें, बाद में महंगे दामों बेचें। ऐसा कोई सिलसिला यहाँ था नहीं। तीसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। दूसरे हिस्से के लिए उन्वान आप लोगों को खुद ही मुंतखब करना है। शेर शाह का कानून था कि सौदागरों और मुसाफिरों की हर तरह से खातिरदारी की जाए। अगर कोई ताजिर मर जाए तो उसके माल में दस्त अंदाजी ना की जाए और जहां तक मुमकिन हो वारिसों को तलाश करके उनके पास पहुंचा दिया जाए। तमाम मुल्क में सिर्फ 2 जगह माल तिजारत पर महसूल वसूल किया जाता था। जो माल आप लाए हो या लेकर जा रहे हो उस पर टैक्स सिर्फ पूरे मुल्क में कहा 2 जगह। कौन कौन सी जगह थी? जब बंगाल की तरफ से सौदागर आता तो गढ़ी या सेकरी गली में, और जब खुरासान की तरफ से आता तो सरहद पर महसूल लिया जाता था। जब कोई बंगाल की साइड से आता था वहां पर तो ये जो गढ़ी या आपका जो छोटा किला टाइप होता है, अगर वहां पर आया है, रुका है, वहां से जाना है तो इधर एक टैक्स लिया जाएगा। दूसरा खुरासान की तरफ से आता तो सरहद पर, सरहद इस्तेमाल की है, इसके ऊपर आपको सरहद पर टैक्स देना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे आपके पास एक अभी चुंगी टैक्स होता है ना, आप यहाँ से निकलते हो हैदराबाद जाने के लिए, रास्ते में आपको एक चुंगी बनी हुई नजर आती है जहाँ पर गाड़ी रुकती है और कुछ टैक्स देती है। वो तो आपका जो है ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। ये भी आप समझ लें माल तिजारत, अगर आप यहाँ से एक मुल्क से दूसरी जगह जा रहे हो, कस्टम जो आपके ऊपर पड़ जाता है, हुकूमत को आप अदा करते हो। माल यहाँ से दूसरे मुल्क लेके जाते हो या वहाँ से जब लाते हैं तो अक्सर आपने घर पे सुना होगा कि भाई कस्टम इतना ज़्यादा इसके ऊपर पड़ गया, टैक्स जो था वज़न के हिसाब से। तो ये हुकूमत को जब ये यहाँ पर सरहद इस्तेमाल करते तो ट्रांसपोर्टेशन और ताजिर, तिजारत, माल दोनों ही बातें होती थी। तो 2 जगह सिर्फ टैक्स देना पड़ता था, एक तो गढ़ी या इनके जो छोटे किले टाइप होते हैं ना उसके ऊपर, और दूसरा जो है सरहद पर। दरमियान में किसी का मकदूर ना था कि किसी किस्म का महसूल वसूल करे। मकदूर हिम्मत या जुरात, जुर्रत और हिम्मत जो होती है उसे कहते हैं मकदूर। जैसे कि बोलते हैं हम अक्सर, आप अपने मकदूर भर कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। ये जुमला सुना है? नहीं सुना? चलें आज सुन लिया, वेरी गुड। आप अपने मकदूर भर कोशिश जरूर करें, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। यानी कि जहां तक आपकी हिम्मत है वहां तक तो आप कोशिश करें, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा और इंशाअल्लाह ये आपका काम हो ही जाएगा। तो और यहाँ पर जो आया है यहाँ पर भी यही है कि हिम्मत ना थी, दरमियान में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके ऊपर टैक्स ले ले। बस 2 जगह पर टैक्स देना है, एक गढ़ी पर देना है और दूसरा सरहद पर देना है। उसके बाद जो ये बीच के मुकद्दम बैठे हुए हैं, जो बीच के एरियाज हैं, इलाके हैं, यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है कि उस इलाके से जा रहा है और वो वहां से टैक्स ले ले, क्योंकि बादशाह का हुक्म नहीं है कि यहाँ पर टैक्स वसूल किया जाएगा। बादशाह और उमरा भी बाजार के नर्ख से माल खरीदते थे। नर्ख जो आपकी कीमतें होती हैं, ये जो यहाँ पर उमरा और बादशाह और उनके मुसाहिब जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार हैं, ऐसा नहीं है कि उनको खास किस्म की रियायत थी। जो बाजार से आम शख्स खरीद रहा है, एक नॉर्मल सा आदमी जो आम शहरी है, वो जितने का खरीद रहा है बादशाह को भी उतने पे ही मिलेगी, कोई कमी नहीं होगी इसके अंदर। उमरा को भी उतनी ही कीमत पर मिलेगी, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। उनके जो मसाहिब, जो उनके अमीर होते थे, अमीर की जमा है उमरा। एक मिनट,
हिंदुस्तान में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जागीर का तरीका मौकूफ करके फौज को नौकर रखा और खिदमत